बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अभी हम जो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो इस कैपेसिटर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब टॉपिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर आप जो आइडिया सीखेंगे वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं एमसीक्यूज़ के अंदर भी और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन के एस्पेक्ट से देखें तो ये वाला बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन बुक में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ही प्रिपेयर करें। एक दफ़ा इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर हम फर्दर चीज़ें देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं। तो बोर्ड में ये क्वेश्चन कुछ यूँ आ सकता है, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होती है। डाइइलेक्ट्रिक का वैसे हमें पता है कि डाइइलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, इंसुलेटर्स को कहते हैं। इसका तो हमें आइडिया है कि ये इंसुलेटर्स हैं। अब ये देखना है कि डाइइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है और करते कैसे हैं, इस पर बात करेंगे। व्हाट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑन दी। अब वो कहते हैं कि जब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हो जाएगी तो उसके इफेक्ट क्या होंगे। किस पे इफेक्ट पूछ रहे हैं, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर पे ही ना। ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो सिर्फ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर पे ही बात करते हैं, क्योंकि हमारी बुक में जो डिस्कशन है वो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर तक ही डिस्कशन है। लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स और नीचे लिख दी हैं, तो आपके इसके साथ जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो चार्ज के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चार्ज के क्वेश्चन कैसे आएंगे, चार्ज एंड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बताएं, यानी इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से चार्ज एंड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स पूछ सकता है। और P.D में लिखता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो नीचे वाली जो तीन बातें हैं इनकी डिस्कशन बुक में ऐसा सच नहीं हुई, इसलिए कुछ लोग इसको डिस्कस नहीं करते। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना कि ये वाला टॉपिक बोर्ड में एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इन नीचे वाले पॉइंट्स को भी डिस्कस करना है। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो ये तीनों चीज़ें इस कैपेसिटेंस के साथ बड़ा क्लोजली लिंक्ड हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि इन तीनों बातों को भी आप बोर्ड में उसी के साथ ही लिख दीजिएगा, क्योंकि इनकी कोई इतनी लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है। उसने वैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर टॉपिक के अंदर बात की हुई है, लेकिन उसने मैथमेटिकली डिस्कशन नहीं की, जस्ट उसने इसको वर्डिंग में इसके बारे में बातें की हुई हैं। तो रिकमेंडेशन ये है कि आप लोगों ने जितनी बातें बताऊंगा उन सारों को ही अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो लिख देंगे। अदरवाइज़ बता दिया है कि शॉर्ट क्वेश्चन इन चारों के आ सकते हैं, और ये चार शॉर्ट क्वेश्चन हैं और यही चार इसके एमसीक्यूज़ हैं। वो आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की वजह से कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, जो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर क्या इफेक्ट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट होगा, और जो प्लेट्स के ऊपर चार्ज है उस पर क्या इफेक्ट होगा। अब बच्चों, जो कैपेसिटर का बिहेवियर है वो दो डिफरेंट मेथड से स्टडी किया जाता है। वो दो डिफरेंट मेथड कौन से हैं, एक मेथड ये होता है कि कैपेसिटर है उसके साथ आप लोगों ने बैटरी कनेक्ट की हुई है, यानी कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्ट की हुई है, कैपेसिटर चार्ज हुआ है, यानी कैपेसिटर को आप लोगों ने फुली चार्ज किया है, लेकिन चार्ज करने के बाद आप लोगों ने बैटरी रिमूव नहीं की, और फिर उस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान में आप लोगों ने डाइइलेक्ट्रिक प्लेस की है। एक ये केस है कि कैपेसिटर फुली चार्ज है, आप लोगों ने उसके साथ क्या लगाई, बैटरी लगाई हुई है, और उसके दरम्यान में आप लोगों ने डाइइलेक्ट्रिक प्लेस की है। एक ये केस है। एक केस ये होता है कि आप लोगों ने कैपेसिटर को फुली चार्ज किया है, और कैपेसिटर को फुली चार्ज करने के बाद आप लोगों ने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान में से बैटरी को रिमूव कर दी है, बैटरी को रिमूव कर दी है, और उसके बाद आप लोगों ने डाइइलेक्ट्रिक प्लेस की है। तो ये टू डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। एक वो क्वेश्चन हैं जिसमें चार्ज कैपेसिटर के साथ बैटरी लगी हुई होगी, ठीक है। मैं अगर रफ से स्केचिंग करूँ तो ये केस कह रहा हूँ, ये कैपेसिटर है ना। एक ये केस बनता है कि आप लोगों ने इस कैपेसिटर के साथ बैटरी कनेक्ट की हुई है, ठीक है। अब ज़ाहिर है बैटरी कनेक्ट की होगी तो बैटरी ने इस पर चार्जिंग शुरू करवा दी होगी, ठीक है ना। इसका पोटेंशियल V है, चार्जिंग कब स्टॉप हुई होगी, जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एक केस ये बनता है कि इसके दरम्यान में आप डाइइलेक्ट्रिक प्लेस करें। ये डाइइलेक्ट्रिक आप लोगों ने प्लेस की है फुली चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान में, जब क्या लगी, ये बैटरी कनेक्ट है। एक केस ये होता है कि आप लोगों ने बैटरी को रिमूव कर दी है। देखिए मैंने बैटरी को रिमूव कर दी है,
और इन वायर्स को आपस में कोई कनेक्शन नहीं दिया, सेपरेट वायर पड़ी हैं और फिर आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है। तो ये जो दो डिफरेंट केसेस हैं, इन दोनों डिफरेंट केसेस के सारे आंसर डिफरेंट आते हैं। मतलब क्वेश्चन इसके भी सेम ही बनते हैं, दोनों के क्वेश्चन सेम है लेकिन आंसर जो है वो सब डिफरेंट होते हैं। अब हमारी जो बुक है उसमें जो केस उसने डिस्कस किया हुआ है वो एक ऐसा केस डिस्कस किया हुआ है कि आप लोगों ने कैपेसिटर लेना है, जिस कैपेसिटर को आप लोगों ने पहले फुली चार्ज करना है किसी बैटरी के साथ। जब बैटरी के साथ फुली चार्ज करेंगे तो जितना पोटेंशियल बैटरी का होगा वही पोटेंशियल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में हो जाएगा, तभी वो फुली चार्ज होगा ना। इसके बारे में डिटेल पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ। अब जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा तो आप लोगों ने प्लेट्स के दरम्यान में से बैटरी क्या कर देनी, रिमूव करके अब आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक प्लेस करना है। इसका मतलब ये कि हमारा जो टॉपिक है उसमें हम एक ऐसा कैपेसिटर लेंगे जिसको हम फुली चार्ज करेंगे और फिर बैटरी रिमूव कर देंगे और इस कैपेसिटर के टर्मिनल्स का भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा और बाद में हम उसके अंदर क्या प्लेस करेंगे, डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे। मैं कैपेसिटर बनाता हूँ फिर फर्दर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। मैंने बच्चों आपके सामने एक कैपेसिटर बोर्ड पे ड्रॉ कर दी है और ये इस कैपेसिटर की वायर्स हैं। इस कैपेसिटर को हम लोगों ने किसी बैटरी के साथ चार्ज किए, जिस बैटरी के जो टर्मिनल्स थे उनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V था और ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। इस प्लेट पर चार्ज प्लस Q है, इस प्लेट पर चार्ज माइनस Q है और बैटरी का अगर पोटेंशियल डिफरेंस V था तो अब इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के इक्वल ही है। यानी हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल है, V के इक्वल है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको पता है डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव प्लेट से टुवर्ड्स कौन सी होगी, नेगेटिव प्लेट होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E का नाम दे देता हूँ। E ऑफ I मीन इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये E सिंपल कह देते हैं। E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर है। अब ये जो E इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से है, हमारी बुक में लफ्ज़ लिखा हुआ है ड्यू टू फ्री चार्जेस। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो E मैंने लिखा है ड्यू टू फ्री चार्जेस है। फ्री चार्जेस का मतलब यहाँ पर असल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ना। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है, देखिए जब इस कैपेसिटर को आप चार्ज कर रहे थे आप लोगों ने इस कैपेसिटर के साथ यहाँ पर क्या लगाई थी, बैटरी। उस बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को इस प्लेट से उस दूसरी प्लेट की तरफ शिफ्ट किया था। तो जो चीज़ मूव करके गई है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, वो क्या चीज़ थी, फ्री इलेक्ट्रॉन ही थे। इस पे पूरा डिटेल लेक्चर है, अगर आपने पहले लेक्चर नहीं देखा हो तो उसको देख लें कि कैपेसिटर चार्ज होता कैसे है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही असल में मूव करके गए थे और कौन से इलेक्ट्रॉन गए थे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी सिंबल मैं E लिख रहा हूँ, ये प्लेट्स के दरमियान कब इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव प्लेट से टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट है और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ड्यू टू फ्री चार्जेस। बुक में जो वर्ड फ्री चार्ज लिखा हुआ है उसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक होगी बात। अच्छा, ये आपको आइडिया होगा, इसको हम E से डिनोट कर रहे हैं और बुक में ये लफ्ज़ भी लिखा हुआ है, इसकी डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट टूवर्ड्स किधर है, राइट है। लेफ़्ट टूवर्ड्स राइट हम कह रहे होते हैं कि अगर ये प्लेट पॉजिटिव है वो प्लेट नेगेटिव है तो इसकी डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट होगी। अगर आप प्लेट्स की ओरिएंटेशन चेंज कर दें, इसको पॉजिटिव कर दें, इसको नेगेटिव कर दें, तो फिर इसकी डायरेक्शन राइट टुवर्ड्स लेफ़्ट हो जाएगी। किस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट डिपेंड ऑन दी बैटरी ना। लेकिन अगर इस प्लेट पर पॉजिटिव है तो इधर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा ना, तभी पॉजिटिव है। अब अगर आप बैटरी उल्टी लगा दें, इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल कर दें, इस तरफ नेगेटिव कर दें, तो जो प्लेट इधर कनेक्ट होगी इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो प्लेट किस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस पर नेगेटिव आएगा, इट डिपेंड ऑन दी ओरिएंटेशन ऑफ द बैटरी। ओरिएंटेशन समझ आ रहे हैं ना, इधर प्लस उधर माइनस, इधर माइनस उधर प्लस, इसे ओरिएंटेशन कहते हैं। ठीक, हमें इतना समझ आ गया कि प्लेट्स के दरमियान में इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस V, कैपेसिटर फुली चार्ज और इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E, और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू द फ्री चार्जेस एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट। ठीक होगी बात। अब बच्चे वो कहते हैं कि आप लोगों ने इसके दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक प्लेस करना है। आप लोगों ने जब इसके दरमियान में डाई इलेक्ट्रिक प्लेस करना है, डाई इलेक्ट्रिक हम बोलते हैं इंसुलेटर को। तो इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में आप लोगों ने कोई इंसुलेटर प्लेस करना है। जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें यूजली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यानी जो इंसुलेटर्स होते हैं, ये डॉट्स में इलेक्ट्रॉन्स के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। जो इंसुलेटर्स होते हैं या डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं उनमें यूजली इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, जिस तरह इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप लोगों ने इसी तरह के एक डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रखना है।
अब आपको ये समझ आ गया कि एक ऐसा कैपेसिटर है जिसको फुली चार्ज करने के बाद हम लोगों ने बैटरी रिमूव कर दी है। ऐसा कैपेसिटर जिसको फुली चार्ज करने के बाद बैटरी रिमूव कर दी जाए, उस कैपेसिटर के बारे में एक और वर्ड भी यूज़ होता है। उस कैपेसिटर के लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं चार्ज कैपेसिटर। ये वैसे एमसीक्यू के लिए वर्ड याद रख लें कि अगर आपको कभी एमसीक्यू तो आ जाए ना कि मतलब एमसीक्यू की स्टेटमेंट में बात लिखी हुई है कि यू हैव अ चार्ज कैपेसिटर, तो चार्ज कैपेसिटर का मतलब हम ये लेते हैं कि ऐसा कैपेसिटर जिसको चार्ज करने के बाद बैटरी क्या कर दी है, रिमूव कर दी है। तो अगर बैटरी रिमूव का वर्ड ना भी लिखा हो, सिर्फ ये वर्ड लिखा हो चार्ज कैपेसिटर, तो इसके मीनिंग भी हम यही लेते हैं कि आप लोगों ने चार्ज करने के बाद बैटरी रिमूव कर दी। एक हिंट इसका याद रखना है। अच्छा, वो दूसरी बात ये कर रहा है कि अब बच्चों मैंने इसी डाइलेक्ट्रिक को जिसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, इसको बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रख सी है। ये जो आपको ब्लू सा पोर्शन नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मैंने इस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में एक डाई इलेक्ट्रिक प्लेस की है। ठीक, ये डाई इलेक्ट्रिक है और इसके जो एटम्स हैं उनको हम कुछ इस तरह के से एज्यूम कर रहे हैं कि उसका न्यूक्लियस सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब हमें पता है कि इसकी इस तरफ पॉजिटिव प्लेट है, इस तरफ नेगेटिव प्लेट है और ये भी चार्ज प्लेट है, ये भी चार्ज प्लेट है। अब होगा क्या, जब इस डाई इलेक्ट्रिक को, ये एक एटम इसका देखें ना, इस एटम को जब हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो इसके एटम या मॉलिक्यूल्स का अब बिहेवियर थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इस एटम या मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यानी इसके इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और इसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं उनको नेगेटिव प्लेट अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। इससे होगा ये कि ये जो आपके पास डाई इलेक्ट्रिक का एक मॉलिक्यूल था, इसकी शेप थोड़ी मॉडिफाई हो जाएगी। जब इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो इसके इलेक्ट्रॉन सारे इस तरफ मूव करके चले गए, यानी जब इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो किस प्लेट की तरफ आ रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इस तरफ कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारों को इस पॉजिटिव प्लेट ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। तो उस दूसरी तरफ डेफिशिएंसी ऑफ क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम किस से शो करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से शो करेंगे। तो होगा बेसिकली कि जब इस डाई इलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स को हम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रखेंगे तो जो पॉजिटिव प्लेट होगी उसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी और जो नेगेटिव प्लेट होगी वो पॉजिटिव न्यूक्लियस को अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। एज अ रिजल्ट ये होगा कि इस तरफ एक साइड पे लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम बोलेंगे इस साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया है। दूसरी तरफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, जिसको हम डिनोट किससे करेंगे, पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करेंगे। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पहले शेप ये थी, जब आप लोगों ने इसको बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर रखा है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ बल्कि चार्ज कैपेसिटर रखा है, तो उनकी शेप कुछ यूँ मॉडिफाई हो गई है। मैं इनमें से कुछ को यहाँ बना देता हूँ कि बच्चे कुछ मैंने ड्रॉ किए हैं। अब आप इन पे चार्जेस बना सकते हैं। हमें पता है इसका जो एंड पॉजिटिव प्लेट की तरफ होगा उस पर चार्ज कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होगा, और जो किसी मॉलिक्यूल का एंड नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा उस पर चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा। अगेन जो पॉजिटिव साइड पर है उस पर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव, और जो नेगेटिव साइड पर होगा उस पर चार्ज पॉजिटिव। अब ये बेसिकली क्या चीज़ बन गई है कि डाइलेक्ट्रिक की ये शेप थी, इसकी शेप चेंज होकर ये बन गई है। हम लोगों ने यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक लिया हुआ वो एक न्यूट्रल डाइलेक्ट्रिक लिया है। न्यूट्रल कहने का मकसद ये है कि उसके बाहर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन्स हैं, मीन किसी भी मॉलिक्यूल पर कोई नेट चार्ज नहीं है। ओवरऑल डाइलेक्ट्रिक न्यूट्रल था। अब इसका मतलब ये कि इसके बाहर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके न्यूक्लियस में उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। तो दीज टू चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट हैव ऑपोजिट साइन। इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन साइन अपोजिट हैं। एंड दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और इनके दरमियान में कौन सा डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस भी है। तो उस स्मॉल डिस्टेंस को अगर मैं डी से डिनोट कर दूं तो इस चीज़ को फिर हम नाम दे रहे होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी ये जो चीज़ आपके सामने बन रही है इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं किस चीज़ का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है इन विच टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, द सिस्टम इन विच टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ये बात आपको समझ आ गई, हमें कैसे पता चला इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्योंकि हम लोगों ने न्यूट्रल डाइलेक्ट्रिक लिया हुआ तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल थे। अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे बाहर शेल में उतने इलेक्ट्रॉन होंगे ना,
और जब इसके चार्जेस जब डिस्प्लेस होंगे तो इस तरफ जितना नेगेटिव होगा उस तरफ उतना ही पॉजिटिव होगा। तो ऐसे ही सिस्टम को हम नाम दे रहे होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का। इसकी जो बुक में डेफिनेशन है वो डेफिनेशन भी लिख लेते हैं एक नज़र। तो देखिए बच्चे इस डेफिनेशन को, इसमें कह रहा है द सिस्टम इन विच, इसको सिस्टम बोल रहा है, द सिस्टम इन विच टू चार्जेस, देखिए इसके अंदर टू चार्जेस हैं, उन चार्जेस की क्या प्रॉपर्टी है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, देखिए दोनों की मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, बट हैव ऑपोजिट साइन, साइन भी अपोजिट है, एक पे नेगेटिव है एक पे पॉजिटिव है, एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी, ठीक है ना, एंड से देख लें इनमें डिस्टेंस कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है, आर प्रेजेंट, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ये वाली ऐसी चीज़ें प्रेजेंट हो, दो चार्जेस हों, एंड सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, लिखने ज़्यादा अच्छा है, सेपरेटेड बाय द स्मॉल डिस्टेंस, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टर्ब होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इस एक तरफ आ जाते हैं और दूसरी तरफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज से डिनोट करते हैं ना, तो इसका जो सेपरेशन होती है वो स्मॉल ही होती है नॉर्मली। तो ऐसे सिस्टम को हम किसका नाम दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम दे रहे होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो उससे इसके क्या बन जाएंगे, डाइपोल बन जाएंगे। देखिए हम लोगों ने शुरू में एक बात की थी कि जो प्लेट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फ्री चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के हम लोगों ने जो इनिशियल डायरेक्शन बनाई थी वो ये, इसको हमने ई से डिनोट किया था, और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट थी, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग लेफ्ट टुवर्ड्स किधर थी, राइट थी। अब ये जो डाइपोल्स हैं इनके अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे गौर करें तो हर डाइपोल्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उनके पॉजिटिव से उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, नेगेटिव की तरफ होगी। तो हम कह सकते हैं कि आपके जो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई ऑफ डी, यूँ समझने कि ई ऑफ डी जो है वो तमाम डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है, क्योंकि सारे डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखें वो उनके पॉजिटिव से अपने नेगेटिव की तरफ है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जो फ्री चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास लेफ़्ट टुवर्ड्स राइट है, और इस केस में जो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट टुवर्ड्स किधर है, लेफ़्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, दोनों के मतलब ये ई डी किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल का, और जो फ्री चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस वक्त दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, बल्कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, और दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तब हम ये देखेंगे कि इन दोनों की वजह से जो प्लेट्स के दरमियान में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर क्या इफेक्ट हुआ है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की सिंबल हम ई नेट ही लिख देते हैं। अब आप लोगों ने इसको कैसे कैलकुलेट करना है, जो फ्री चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी देखें डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स राइट साइड है, और डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके अपोजिट है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर साथ साइन माइनस का आ जाएगा। माइनस का साइन क्यों आ रहा है, ड्यू टू देयर अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ से बच्चों ये बात क्लियर हो रही है कि इन डाइपोल्स का जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो पहला हमारा कंक्लूजन ये है कि जब हम इस एक चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान में डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे, चार्ज कैपेसिटर मीन जिसको फुली चार्ज करने के बाद आप लोगों ने बैटरी रिमूव कर दी है, उससे होगा ये कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास उसकी वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ कर रहा है बिटवीन प्लेट्स, यानी जो प्लेट्स हैं उनके दरमियान में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। दूसरा जो कंक्लूजन हम यहाँ से ड्रा कर सकते हैं वो आपसे पूछ सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट होगा। पी डॉट डी मीन पोटेंशियल डिफरेंस। आपको याद होगा एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले की ये वाली फॉर्म भी थी, ई इक्वल टू वी बाई डी। डी क्या चीज़ थी, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन, उसको भी आप डी लिख लें। वी देख लें इन दोनों के दरमियान में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे बताएं कि इस डाइलेक्ट्रिक रखने से इस डी को क्या फ़र्क पड़ा है। देखें डाइलेक्ट्रिक को रखने से प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यानी प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन तो वही रही है। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ई का और वी का आपस में कौन सा है, डायरेक्ट रिलेशन है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स एंड वी इज़ आल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। अब मुझे ये बताओ कि जब आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है तभी आप लोगों ने क्या बात की थी कि उससे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो रहा है तो प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसने भी क्या करना है, डिक्रीज़ कर जाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो रहा है तो प्लेट्स के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चों वो भी क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तीसरी चीज़ आप लोगों ने बात करनी है कि चार्ज पे क्या इफ़ेक्ट होगा, यानी प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है उस पर क्या इफ़ेक्ट होगा। देखिए इस प्लेट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। आप इसी इलेक्ट्रॉन को माइंड में रख के सोचें, यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर सकता है, अगर हम इधर से क्या इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ के लॉन्ग इस प्लेट तक नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, बेसिकली क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जाने के लिए दरमियान में कोई कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक जाने के लिए कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए, लेकिन इसके दरमियान में तो इंसुलेटर पड़ा हुआ है ना, क्या पड़ा हुआ है, इंसुलेटर है। और इस पर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आए हुए हैं, ये हमें पता है कि इस पर चार्ज जो है वो इंड्यूस हुआ है ना। असल में इंड्यूस किस सेंस में है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ही है ना, कि आप लोगों ने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा है। इस पॉजिटिव प्लेट ने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया और नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लिया। तो इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो जो चार्ज प्लस माइनस आपको शो हो रहे हैं वो इंड्यूस चार्जेस हैं ना। इनके लिए वर्ड याद रख लेना है कि डाईपोल के अंदर जो चार्जेस होते हैं उन चार्जेस के लिए बुक में उसने एक वर्ड यूज़ किया है, इंड्यूस चार्जेस। यानी प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस हैं उनके लिए क्या लफ्ज़ बोला है उसने, फ्री चार्जेस। और जो इस डाईपोल के अंदर चार्जेस हैं इनको इंड्यूस चार्जेस कहते हैं, क्योंकि ये वाले चार्जेस इंड्यूस हुए हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से ही इसका नाम इंड्यूस चार्जेस है। तो अब मुझे बताएं कि इस चार्ज ने, इस इलेक्ट्रॉन ने कब कम होना है, जब इलेक्ट्रॉन इधर से गुजर कर इस तरफ आ जाए। इधर से तो गुजर नहीं सकता क्योंकि दरमियान में इंसुलेटर पड़ा है, और ये चार्ज जो है वो बेसिकली कौन सा है, इंड्यूस चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं जा सकता ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। हमें पता है कि जो इंसुलेटर्स होते हैं उनमें से करंट फ्लो नहीं करता। दूसरा तरीका ये था कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से इस तरफ चला जाता। अब इधर से इस तरफ जाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को कोई पाथ चाहिए होगा। इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर पाथ ब्लॉक हो गया नहीं, क्योंकि इस वायर का अब इस वायर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये हो कि ये वाला चार्ज यहाँ पर बाउंड हो गया, इस रास्ते से जा नहीं सकता, दरमियान में इंसुलेटर है। इधर से इसको कनेक्टिंग पाथ था, लेकिन अब आप लोगों ने पाथ को ब्रेक कर दी है, यानी दरमियान से बैटरी हटा दी है, और इस वायर को इस वायर के साथ आप लोगों ने कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं दिया। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन मीन कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करके आने के लिए कोई इलेक्ट्रिकल पाथ अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चार्ज कैपेसिटर ले रहे हैं, ये जो कैपेसिटर जिसकी सारी बातें हो रही हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, चार्ज कैपेसिटर इसको कहते हैं। चार्ज कैपेसिटर मीन ऐसा कैपेसिटर जिसको फुली चार्ज करने के बाद बैटरी रिमूव कर दी है। तो आप इसमें डाइलेक्ट्रिक को रखें, डाइलेक्ट्रिक को निकालें, चीज़ें चेंज सारी होती रहेंगी। जिस चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो क्या चीज़ है, चार्ज है। तो चार्ज इस केस में कांस्टेंट रहेगा। और आपको बच्चे बात समझ आ गई नहीं, चार्ज क्यों कांस्टेंट है। देखिए चार्ज की मोशन को अब देखें, चार्ज किधर जा सकता है, क्या इस रास्ते से आ सकता है, नहीं आ सकता, दरमियान में इंसुलेटर है, इंसुलेटर में से करंट नहीं गुजर फ्लो करता। दूसरा देखिए क्या इधर से आ सकता है, यहाँ तक तो ठीक है, कंडक्टिंग पाथ है, कि आगे पाथ कंप्लीट है, पाथ तो आगे है नहीं। ये तो नहीं इलेक्ट्रॉन इधर से छलांगे मारता हुआ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन है, कोई बंदर तो नहीं है ना। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पाथ को फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि ये पाथ कंप्लीट नहीं है। तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन आ जाए चार्ज कैपेसिटर का, मीन ऐसा कैपेसिटर जिसको फुली चार्ज किया हो, उस कैपेसिटर के अंदर जो भी आप चेंज कर लें, जब तक इन दोनों का आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आप नहीं देंगे तब तक जो चार्ज होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो जनरल बात याद रखनी है कि चार्ज कैपेसिटर में कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है, चार्ज कांस्टेंट रहेगा। अब बच्चों हम आते हैं कैपेसिटेंस की तरफ, कि जो कैपेसिटेंस है उस पर क्या इफेक्ट होगा। देखिए आप सबको फार्मूला आइडिया है, Q इज़ इक्वल टू CV होता है, कैपेसिटेंस का फार्मूला Q इक्वल टू CV होता है। और अभी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है कि हम जो केस ले रहे हैं उस केस में चार्ज कांस्टेंट है। मैं तो अक्सर कहता हूँ इस केस में चार्ज बाउंड है, बाउंड ही है ना, कि वो बेचारा कहीं मूव कर ही नहीं सकता खुद, तो बाउंड हो चुका है चार्ज यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो इक्वल प्रोपोर्शनैलिटी में बदल जाएगा, तो C और V का इन्वर्स रिलेशन हो गया, यानी C और V का इस केस में फिर कौन सा होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। तो अब मुझे ये बताएं कि इस केस में जो अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इस केस में V क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और इस V के डिक्रीज़ होने की वजह से जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। यानी जो कैपेसिटर है उसको चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये बस आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है कि इस केस में V क्या हो रहा है,
डिक्रीज़ हो रहा है। और इस कैपेसिटर के चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी, जिसे हम कैपेसिटेंस कहते हैं, अगर उस कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों ने कहना है कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो 4 बातें जल्दी से जो रिवाइज करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा कैपेसिटर गिवन हो जिसको फुली चार्ज करने के बाद बैटरी को रिमूव कर दें, रिमूव होगी बैटरी फुली चार्ज, और इसके दरम्यान में आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक प्लेस की है। पहला एमसीक्यू जो आपका आएगा वो ये आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर क्या इफेक्ट होगा। आपको क्लियर हो चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो रहा है। दूसरा एमसीक्यू आएगा पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, वो डिक्रीज़ हो रही है। जब भी चार्ज कैपेसिटर का क्वेश्चन आए, बैटरी रिमूव कर दी जाए, उस वक्त चार्ज क्या हो जाता है, कांस्टेंट होगा। ये बात याद रखनी है। और फिर अगर कैपेसिटेंस का कभी क्वेश्चन आ जाए तो कैपेसिटेंस आपके सामने है, V अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो C क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ये चारों जब शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे, मैं सपोज करें ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है, इनमें से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है, तो आप लोगों ने शुरू में बेसिक बात लिखनी है। बेसिक बात क्या लिखनी है, आप लोगों ने कैपेसिटर लेना है और बताना है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान में इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड E है। फिर आप लोगों ने कहना है जब डाइलेक्ट्रिक रखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, जब डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करेंगे तो इसके डाइपोल बनेंगे। डाइपोल क्या होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने की जरूरत को नहीं, डाइपोल बनेंगे। डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होगा, अपोजिट होगा, उसको अपोज करेगा। फिर अब ये इक्वेशन उसको लिखकर बताएंगे कि इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है जितना डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा। जिन बच्चों को ये बात नहीं समझ आती वो यूँ याद रखें कि जब माइनस साइन आ जाए तो कुछ बच्चों को इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन नज़र आ रहा है। तो जब माइनस साइन आ जाए, जो आपको डायरेक्ट लग रहा होता है वो असल में इन्वर्स की तरह बिहेव करता है। तो जितना ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा उतना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। तो माइनस साइन की वजह से जो आपको डायरेक्ट लग रहे होते हैं वो इन्वर्स होते हैं। मैं असल में वो वर्ड नहीं बोलता ना कि लेस नेगेटिव या मोर नेगेटिव, तो आप ये बात मैं पूरी बुक में ये यूज़ किया करूँगा कि जब माइनस साइन आ जाया करेगा तो मैं कहूँगा जो डायरेक्ट है वो इन्वर्स की तरह बिहेव करेगा, और अगर कोई इन्वर्स रिलेशन होगा तो वो डायरेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ये आपको बातें आइडिया होगी। अब आप इन चारों के बारे में लिख सकते हैं। जब E की कहानी समझ आ गई, E क्यों डिक्रीज़ हुआ है, उसके बाद अगर पोटेंशियल का क्वेश्चन आ जाता है तो वही सारी बातें यहाँ तक एज इट इज़, फिर ये 2 स्टेप और ऐड कर देंगे। V डिक्रीज़ हो रहा है तो E भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन चार्ज का शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता, चार्ज का एमसीक्यू ही बन सकता है। और एमसीक्यू क्या आएगा कि इस केस में चार्ज क्या होगा, तो आप लोगों ने कहना है चार्ज कांस्टेंट होगा। हाँ, अगर कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप उसको फिजिकली एक्सप्लेन करोगे। आप यही कहोगे कि अगर आपका एक चार्ज कैपेसिटर है, उसको आप लोगों ने चार्ज कर दी है, अब यहाँ से चार्ज कब रिमूव हो सकता है, या तो चार्ज पास करे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर चार्ज नहीं पास कर सकता क्योंकि डाइलेक्ट्रिक है। और दूसरा ये आ सकता है कैपेसिटर इस पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा, और आप लोगों ने कहना है कि इन प्लेट्स का इस पाथ के अलॉन्ग कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है क्योंकि वायर्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब है चार्ज यहाँ पर बाउंड हो चुका है, चार्ज के बाउंड हो जाने की वजह से चार्ज यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो आप इसका फिजिकली आंसर दे सकते हैं, मैथमेटिकली इसका आंसर नहीं है। तो खैर ये आपका अभी एमसीक्यू में ही आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन के इसके चांस कम है, मैंने आज तक वैसे देखा नहीं आया। कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आ जाए, वही सारी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टोरियाँ बताते बताते यहाँ तक आओगे। यहाँ तक आने के बाद आप लिखोगे इस केस में चार्ज बाउंड है जिसकी वजह से वो कांस्टेंट है। फिर आप ये वाली इक्वेशन लिख के बता दोगे कि V के कम होने से कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। अब बच्चों में एक और टर्म देखते हैं जो इस टॉपिक में यूज़ हुई है, उसका उसने नाम दिया हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में आप डिटेल से तो केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं, यहाँ पर इसने एंड पे थोड़ा सा उसके बारे में लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी अलहदा से इस टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो यूँ क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको हम P से भी डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को म्यू से भी डिनोट करते हैं। दोनों इसकी सिंबल है, P भी और म्यू भी। हमारी जो बुक है उसमें उसने P से इसको डिनोट किया हुआ है। अब जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखते हैं तो आप लोगों ने जो डाइपोल होता है ना, उस पर जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड लिखनी होती है। तो Q बेसिकली क्या है, चार्ज प्रेजेंट ऑन द डाइपोल। ये हमारी बुक में वर्ड यूज हुआ है कि Q इज़ अ चार्ज प्रेजेंट ऑन द डाइपोल। तो ये जो लफ्ज़ लिखा है ना बुक में, चार्ज Q जो है प्रेजेंट ऑन द डाइपोल, इसका मतलब ये है कि ये पूरे डाइपोल तो आपको पता है न्यूट्रल होता है ना। अगर हम डाइपोल पर नेट चार्ज कैलकुलेट करें, यानी किसी भी डाइपोल पर जब हम नेट चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो Q माइनस Q किसके इक्वल होगा, 0 होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो Q मैं लिख रहा हूँ वो नेट चार्ज ऑन द डाइपोल नहीं है, ये बेसिकली चार्ज की मैग्नीट्यूड है। मतलब आप पॉजिटिव साइड की पे चार्ज की मैग्नीट्यूड ले लें
या नेगेटिव साइड पे चार्ज की क्या ले लें, मैग्नीट्यूड ले लें। ये वही कैपेसिटर वाली बात है। जब आपसे कहा जाता है ना चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो हम किसी एक प्लेट पर कैपेसिटर के चार्ज की मैग्नीट्यूड को कंसिडर करते हैं माइंड में, यही होता है ना। आपसे कहा जाता है कि इस कैपेसिटर पर चार्ज, लेट्स से मैं कहता हूँ क्यू इज़ द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर, इसका मतलब है कि वो कैपेसिटर पर टोटल चार्ज को क्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि वो किसी एक प्लेट पर चार्ज, कैपेसिटर जो है उसके चार्ज की मैग्नीट्यूड है। इसी तरह जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के फार्मूले में हम क्यू लिखते हैं, तो हमारी बुक में इसके बारे में क्यू के बारे में यही लफ्ज़ लिखा हुआ है कि क्यू इज़ द चार्ज प्रेजेंट ऑन दी डाइपोल। तो इसका मतलब जो है वो नेट चार्ज नहीं है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव साइड के चार्ज की क्या है, मैग्नीट्यूड है, यानी किसी एक एटम का चार्ज है, ये किसी एक साइड का चार्ज है। इस क्यू को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है। किससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों चार्जेस के दरमियान में सेपरेशन से। तो क्यू को मल्टीप्लाई कर देना आप लोगों ने चार्जेस के दरमियान में सेपरेशन से। तो बुक में उसने यू मैग्नीट्यूड का सिंबल भी साथ में ड्रॉ किया हुआ है। तो ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इसको पी या म्यू से डिनोट करते हैं, और ये प्रोडक्ट होता है चार्ज ऑन द डाइपोल टू द सेपरेशन बिटवीन दी चार्जेस, यानी इन चार्जेस के दरमियान में जो सेपरेशन है उसका प्रोडक्ट अगर हम ले लें तो इसको हम बोल रहे होते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का नाम इसे देते हैं। इसको अगर हम डिफ़ाइन करें, जो बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो एक नज़र वो डेफिनेशन भी आप देख लें। तो देखिए इसकी डेफिनेशन को लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज क्यू प्रेजेंट इन द डाइपोल। तो चार्ज क्यू ये वाला है जो डाइपोल पर है, एंड डिस्टेंस डी बिटवीन द टू चार्जेस, और इन चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस डी को हम लिखेंगे। क्यू हमें समझ आ चुका है, किसी एक एटम का चार्ज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ HCl है, HCl है, तो हमें पता है H के ऊपर आपका चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव, और Cl पे चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव। मैं वो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा, केमिस्ट्री में तो आपको पता है हम पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव वगैरह भी स्टडी करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और केमिस्ट्री में हम कहते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें वैसे आइडिया है थोड़ा बहुत मैटर की केमिस्ट्री का कि HCl में H पर पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो मीन इसने अगर इलेक्ट्रॉन रिमूवल को शो कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन एक गेन को शो कर रहा है, तो जो क्यू लिखा हुआ है ना वो आप कह सकते हैं हाइड्रोजन पर चार्ज भी कह सकते हैं, चार्ज की मैग्नीट्यूड है, या क्लोरीन पर चार्ज की क्या आ रही है, मैग्नीट्यूड आ रही है। और डी जो है वो इन दोनों के दरमियान में किसको शो कर रहा है, सेपरेशन को शो कर रहा है। इसके बाद बच्चों उसने बात की है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये तो इसका फार्मूला हो गया, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको यूनिट वगैरह भी लिखनी पड़ेगी। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप इसका फार्मूला लिख देंगे। अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट एस से यूनिट पहले लिख लेते हैं। एस से यूनिट अगर हम इसकी लिखना चाहें तो मुझे बच्चे बताओ चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो इसकी एस से यूनिट जो होती है वो कूलम मीटर होती है। कुछ केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने केमिस्ट्री में इसकी एक और यूनिट भी पढ़ी होगी जिसे डिबे कहते हैं, इन इसकी यूनिट डिबे भी पढ़ी होगी। और डिबे को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट कर रहे होते हैं। तो डिबे इसकी यूनिट जो है ये यूज़ होती है केमिस्ट्री में भी, और हम इसको एटॉमिक फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं वैसे। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना है कि इसकी एस आई यूनिट जो होती है वो तो कूलम मीटर होती है, लेकिन केमिस्ट्री या एटॉमिक फिजिक्स में इसकी यूनिट डिबे भी यूज़ कर रहे होते हैं। फिर एक और चीज़ आप लोगों ने लिखनी होती है, इसकी नेचर के बारे में बुक में से लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्वांटिटी कौन सी है ना, स्केलर है या वेक्टर है ना। तो आप लोगों ने याद रखना है ये बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये ना समझना है कि क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट तो टू वेक्टर्स के दरमियान में होता है ना, तो चार्ज को वेक्टर चीज़ तो नहीं है बेसिकली। आप इसको प्रोडक्ट को सिंपल क्यू डी लिखते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ना इसको समझ लेना, सिंपल क्यू इंटू डी समझ लें। ये अगर क्रॉस लगाना है तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का वो सिंबल नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। ये मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी फिर, यानी अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन जो होती है ना वो पॉजिटिव से टुवर्ड्स नेगेटिव होती है, यानी पॉजिटिव मालिक्यूल से टुवर्ड्स नेगेटिव मालिक्यूल्स की तरफ इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। और एरो बनाकर ऊपर हम इस तरह कट का साइन भी लगाते हैं, यानी इसकी डायरेक्शन को यूँ शो करते हैं, एरो बनाते हैं। और एरो किधर होता है, पॉजिटिव मालिक्यूल से टुवर्ड्स नेगेटिव मालिक्यूल,
और इसके ऊपर आप लोगों ने यूँ एरो का साइन बना देना होता है। तो ये बेसिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। हमारी बुक में बस उसने ये लिखा हुआ है कि इसकी डेफिनेशन, फार्मूला और नेचर लिखी हुई है, ठीक है। आप बेहतर है कि साथ में यूनिट भी ऐड कर दें और इसकी वेक्टर की सिंबल भी शो कर दें और ये बता दें कि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव मालिक्यूल से टुवर्ड्स नेगेटिव मालिक्यूल होगी। या जो केमिस्ट्री के लोग हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मालिक्यूल्स की तरफ इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अब बच्चों हम इस पोजीशन में आ चुके हैं कि हम जो इस टॉपिक का टाइटल था ना, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, एक ही बात है। अब हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अब हम डिफ़ाइन करते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बात रिवाइज करवाता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या होती है। ज़रा दोबारा एक दफ़ा सुन लें। देखिए, हम लोगों ने एक इनिशियली चार्ज कैपेसिटर लिया, उस कैपेसिटर के दरमियान में हम लोगों ने एक इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया और उस हर डाइलेक्ट्रिक की अपनी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो हम लोगों ने एक इनिशियली चार्ज कैपेसिटर जो था उसकी प्लेट्स के दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर था, उसको प्लेस किया। ऐसा प्लेस करने से उस डाइलेक्ट्रिक की जो लेफ़्ट फेस है ना, ये डाइलेक्ट्रिक का कौन सा फेस है, लेफ़्ट फेस पर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हुए और जो उसका राइट साइड थी, यानी जो उसका लेफ़्ट फेस कह लें या लेफ़्ट साइड कह लें, वहाँ पर नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हुए और जो उस डाइलेक्ट्रिक का राइट साइड थी या राइट फेस था, वहाँ पर कौन से चार्जेस इंड्यूस हुए, पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हुए। ठीक है कि बात। तो जब हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक को बिटवीन द प्लेट्स ऑफ इनिशियली चार्ज कैपेसिटर रखा तो उसके लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हो रहे हैं। दिस होल प्रोसेस इज नेम्ड एज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। इस सारे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। एंड जो डाइलेक्ट्रिक होगा इज सेड टू बी पोलराइज, यानी पूरा प्रोसेस तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन होगा, लेकिन उस डाइलेक्ट्रिक को हम बोलेंगे नो द डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज। मतलब जब डाइलेक्ट्रिक के डाइपोल बन जाते हैं तो हम बोलते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो क्या हो गए, पोलराइज हो गए। तो जो बुक में इसकी डेफिनेशन है वो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, फिर हम उसको एक दफ़ा रीड भी कर लेंगे। अब बच्चे देख लें, इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए बोर्ड पे लिख दी है। बहुत आसान सी बात है, बस वो थोड़ी लेंथी है, लेकिन आप उस बातों को माइंड में रख के पढ़ेंगे ना जो मैंने बताई है तो बहुत आसान है। बल्कि साथ साथ मैं दोबारा समझा देता हूँ। लिखा हुआ है कि व्हेन एन इंसुलेटिंग मटेरियल विद रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, ज़ाहिर है जो डाइलेक्ट्रिक होगा उसकी रिलेटिव परमिटिविटी तो होगी ना, एप्सिलॉन आर है, इज़ इंसर्टेड इनटू एन इनिशियली चार्ज पैरेलल प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। हम लोगों ने क्या किया है कि इनिशियली चार्ज, पहले का चार्ज कैपेसिटर था, उसकी प्लेट्स के दरमियान में आप लोगों ने उस डाइलेक्ट्रिक को रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर था। बहुत आसान बात। देन नेगेटिव चार्ज अपीयर ऑन द लेफ्ट फेस, नेगेटिव चार्ज देखें लेफ्ट फेस पे अपीयर हुआ है, एंड पॉजिटिव चार्ज अपीयर ऑन द राइट फेस, और पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ है किस पे, राइट फेस। किस पॉजिटिव नेगेटिव किस पे अपीयर हुआ है, ऑफ द डाइलेक्ट्रिक ना, यानी डाइलेक्ट्रिक के ऊपर चार्जेस अपीयर हुए हैं और प्लेट्स के अपोजिट अपीयर हुए हैं, ये भी याद रखनी है बात। द फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहेंगे। एंड द डाइलेक्ट्रिक इज सेड टू बी पोलराइज। फिनोमेना इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है और डाइपोल को हम बोलेंगे डाइपोल क्या हो गए, पोलराइज हो गए। देखिए डेफिनेशन की हद तक ये बात मैंने इसलिए बोर्ड पे लिखी है कि बुक में है तो आप लोग ये लिख लीजिएगा ना। लेकिन देखिए ये जो बात है ना लेफ़्ट फेस राइट फेस, ये डेफिनेशन का पार्ट नहीं होनी चाहिए बात। उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास जो कैपेसिटर है वो अपोजिटली चार्ज होता, अगर उसकी इधर पॉजिटिव प्लेट होती इधर नेगेटिव प्लेट होती, तो ये पॉजिटिव के बजाय इधर नेगेटिव होता और नेगेटिव के बजाय इधर पॉजिटिव होता। तो ये खैर डेफिनेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए, बस बुक में है तो मैंने लिख दी है। एक अगर बोर्ड में आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन तो आप ये डेफिनेशन ज़रूर लिख दें, क्योंकि बुक की डेफिनेशन है और एग्जामिनर बुक की डेफिनेशन को बोर्ड में सबसे पहले प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें अपने पास ना। आप बहुत डिफरेंट चीज़ें अगर लिखने की कोशिश करेंगे और बुक की चीज़ों को छोड़कर, तो कंसेप्ट तो ज़रूर बनाएं अपने, चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़ें, लेकिन लिखें वही जो बुक में बातें लिखी हुई हैं, मतलब उनको एटलीस्ट लिख के एक्स्ट्रा बात लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसकी कोड डेफिनेशन भी आप अपने पास नोट कर लीजिएगा, मैं समझाता हूँ, आप वो भी बोर्ड में लिख देना। मैं ये कहूँ तो क्या बात ठीक होगी कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है कि व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर
जब डाइलेक्ट्रिक को मैंने रखा है तो उसकी ये चीज़ें बनी हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल्स कहते हैं। जब आप लोगों ने डाइलेक्ट्रिक को रखा है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर तो उसके ये किए बने हैं, डाइपोल बने हैं। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। तो आप इसको यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि द फिनोमेना इन विच व्हेन वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ इनिशियली चार्ज कैपेसिटर then its dipoles are formed. This process is called electric polarization or this phenomena is called electric polarization. तो आपको इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। लास्ट चीज़ बच्चों इस टॉपिक में जो हमारी रह गई है वो उसने दरमियान में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक के बारे में। मैंने उनका कंपैरिजन लिख दिया बोर्ड पे। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक में उसने दो लिखे हुए हैं, एक उसने पोलर मालिक्यूल्स लिखे हुए हैं और एक उसने नॉन पोलर मालिक्यूल्स लिखे हुए हैं। यानी डाइलेक्ट्रिक हमारे पास दो तरह के होते हैं, यानी इंसुलेटर यूँ समझ लें हमारे पास दो तरह के हैं, एक पोलर मालिक्यूल्स हैं और दूसरे जो होते हैं वो नॉन पोलर मालिक्यूल्स होते हैं। पोलर मालिक्यूल्स को पहले समझ लेते हैं। इसकी एग्जांपल उसने NaCl की दी है, बहुत फेमस एग्जांपल है। आपको पता है कि NaCl में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो मेटल है और उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है। वैसे इसका एटॉमिक नंबर 11 है और हमें पता है कि टू गेन नियरेस्ट नोबल गैस इसकी कौन सी है, नियॉन है। तो नियॉन की कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए इसकी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से इस पर +1 चार्ज है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है टू गेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। इसके करीब नोबल गैस कौन सी, आर्गॉन। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गॉन बनेगी 17, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होकर 18 बनेगा। तो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। और सोडियम ने नियॉन बनना है, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास 11 है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके नियॉन की कन्फिग्रेशन अचीव करनी है। खैर आप में से जो आईसीएस के लोग हैं, अगर आपको ये कन्फिग्रेशन वगैरह वाली बातें नहीं भी समझ आती तो ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए मैंने थोड़ा सर्वाइज कर दी है। तो ये आपको आइडिया हो गया कि सोडियम पर +1 चार्ज होगा, क्लोरीन पर -1 होगा। मैं वो पार्शियल चार्ज की बातें वैसे नहीं कर रहा जो कि केमिस्ट्री में आप डिस्कस करते हैं। तो इसका मतलब ये कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होगा और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो अब इसके अंदर ये हो रहा है कि इस पर तो परमानेंटली पॉजिटिव चार्ज है और इस पर परमानेंटली नेगेटिव चार्ज है। यानी NaCl में सोडियम पर परमानेंट पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पर परमानेंट नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो बेसिकली हमेशा ही डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एक साइड पर +Q चार्ज है और एक तरफ -Q चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की फॉर्म में बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। एक तरफ नेगेटिव चार्ज होंगे और एक तरफ लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन होंगे और एक तरफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो आप लोगों ने याद रखना है कि पोलर मॉलिक्यूल जस्ट लाइक NaCl है, इसको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें या इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस ना भी करें, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। मतलब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहले ही सेपरेटेड हैं। अगर पहले ही दोनों सेपरेटेड हैं तो ये डाइपोल की तरह बिहेव करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आल्सो इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे मालिक्यूल्स को हम फिर किसका नाम देते हैं, पोलर मालिक्यूल्स का नाम देते हैं। तो पोलर मालिक्यूल में पहली चीज़ ये है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। देखिए NaCl की अगर हम बात करें तो NaCl इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है क्योंकि इस पर कोई नेट चार्ज नहीं है। दूसरी बात मैंने लिखी, बिहेव एज अ डाइपोल इवन इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस प्लस और माइनस जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब इस पर प्लस और क्या होंगे, माइनस होंगे। तो ये डाइपोल जो होगा बिहेव एज ए डाइपोल करेंगे इवन इन द अब्सेंस ऑफ। लेकिन इस पर जो प्लस और माइनस आया हुआ है, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो नहीं आया हुआ, वो उनकी अपनी टेंडेंसी है इसके इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की और इसके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इस वजह से हम कहते हैं कि इवन इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये डाइपोल की तरह क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। क्लियर होगी बात। इसी वजह से कुछ लोग इनको परमानेंट डाइपोल भी बोलते हैं कि जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर परमानेंट डाइपोल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो ये डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे और डाइपोल की तरह, परमानेंट डाइपोल की तरह बिहेव करने का मतलब ये है कि ये एक, इसमें जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एक एटम ऐसा होता है जिसके इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है और दूसरा वो होता है जिसके इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है, जिसकी वजह से एक तरफ पॉजिटिव चार्ज और एक तरफ नेगेटिव चार्ज एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ परमानेंट डाइपोल्स। अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही हैं। ये जो मैंने आपको सारा प्रोसेस समझाया था ना शुरू से, वो बेसिकली मैंने आपको
नॉन पोलर मालिक्यूल ही कंसिडर करके समझाया था। दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। नॉन पोलर मालिक्यूल जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की कोई सेपरेशन नहीं होती, बल्कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इस तरह इनकी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। अब जब इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये डाइपोल की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो ये डाइपोल की तरह मॉलिक्यूल कब बिहेव करेगा? जब इसको आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट अट्रैक्ट करेगी और इसके न्यूक्लियस या प्रोटॉन को पॉजिटिव प्लेट इसके इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव प्लेट जब अट्रैक्ट करेगी और इसके प्रोटॉन्स को नेगेटिव प्लेट जब अट्रैक्ट करेगी तो उससे इसकी शेप मॉडिफाई होकर कुछ यूँ बन जाएगी। अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी शेप ये वाली है, यानी डाइपोल की तरह बिहेव नहीं कर रहा। लेकिन जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसकी ये वाली शेप होगी। तो ये वाली शेप इसकी कब तक रहेगी? जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा। जैसे इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकालेंगे ये दोबारा अपनी शेप में वापस आ जाएगा। दोबारा शेप में वापस आने का मतलब है इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड यूनिफॉर्मली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। मैंने शुरू में बहुत डिटेल से बात की थी, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, ये न्यूट्रल हैं। लेकिन होता क्या है कि ये इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो क्या ये डाइपोल है? नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या बन गए? डाइपोल। जब वापस निकाला तो क्या बन गए? दोबारा डाइपोल ख़त्म हो गया और ये नॉर्मल मालिक्यूल की तरह क्या कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे मालिक्यूल्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर मालिक्यूल्स। तो मैं कह सकता हूँ ये टेम्परेरी डाइपोल बनाते हैं जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड को ख़त्म करते हैं तो इनका डाइपोल भी ख़त्म हो जाता है। तो ये परमानेंट डाइपोल्स हैं। इनके बारे में मैंने लिखा है कि ये टेम्परेरी कौन से होंगे, डाइपोल्स होंगे। ज़रा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। क्यों न्यूट्रल है हमें पता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं। बिहेव एज अ डाइपोल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बिहेव करेंगे, डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे, और जब वहाँ से निकालेंगे तो दोबारा डाइपोल इनका ख़त्म हो जाएगा। और एक और चीज़ याद रखनी है, इसकी एग्जाम्पल आप लोगों ने याद रखनी, ऑयल है। बुक में ऑयल लिखी हुई तो मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिखी है। ठीक है बच्चों, लेक्चर आपका एंड हो गया है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।